Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. This session is about affective fallacy, an important topic which comes almost every year in your paper. This is a very simple topic, but it seems complicated to some learners. Let's solve this mystery. Affective fallacy. सबसे पहले यहाँ पे what we should know is what is the meaning of the term fallacy? Fallacy का मतलब क्या होता है? It means error, गलती. Now, ये जो error है, it happens on the part of reader. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कि ये जो फैलेसी है ये रीडर के पार्ट से होती है. होता क्या है इसमें कि जब आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपके टेक्स्ट का मतलब है एक पोयम जब आप पढ़ रहे होते हो एज अ रीडर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट कम्स आउट ऑफ हाउ यू फील, योर इमोशनल इफेक्ट्स. ये फैलेसी इसके बारे में बात करती है, अफेक्टिव फैलेसी. सो इट इज the error of evaluating a poem by its effects, especially its emotional effects upon the reader. इसका डेफिनेशन क्या होगा जो आपको याद होना चाहिए? ये नेट में मल्टीपल टाइम्स इस तरह से आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. इट इज एन एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट्स, especially its emotional effects upon reader. ठीक है? Now, ये अगर बोल रहा है कि आप एक टेक्स्ट को पढ़ते टाइम इमोशनल अफेक्ट जो आप फील कर रहे हो उसको इम्पैक्ट मत लाने दीजिए, तो क्या करिए? अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी शुड डू. तो ये कहता है कि हमें एक टेक्स्ट को उसके फॉर्म के बेसिस में, स्टाइल के बेसिस में, उसके मैटर के बेसिस में जज करना चाहिए. यानी कि कहीं ना कहीं लिटरेरी फॉर्म्स के बेसिस में जज करना चाहिए कि वो कैसे डिजाइन किया गया, उसका राइटिंग पैटर्न क्या है, कौन सा मीटर, रिदम यूज किया गया है, सिलेबल्स कैसे मैच कर रहे हैं, राइम कैसे क्रिएट हो रहा है, ना कि वो पढ़ के आपको क्या फील करा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेक्स्ट है, ओड टू अ नाइटिंगेल. ये जो हमारा पोएम है जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल, आप इसको पढ़ोगे जब, व्हेन यू विल रीड इट, आप बहुत ज्यादा मेलंकलिक फील करोगे, बहुत ज्यादा मेलंकलिक फील करोगे. बट दैट डजंट मीन कि ये आपका एक सैड पोएम है, राइट? That doesn't mean कि आपका एक sad poem है. It is about the feelings of the writer. वो उस टाइम पे melancholic feel कर रहे थे. उन्होंने कैसे लिखा है, फॉर्म, स्टाइल, उस पर डिपेंड करता है, वहां से इमोशंस निकल के आ रहे हैं. So ये हमें क्या बोल रहा है? Affective fallacy to judge a poem on the basis of its form, style and matter instead of its impact on reader. अब ये की पॉइंट्स है आपके. कभी भी नेट के लिए आप प्रिपेयर करो, कभी भी आप नेट के लिए कुछ पढ़ो, हमेशा की पॉइंट्स पे ध्यान देना है. सबसे पहला की पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बनता है? सबसे पहला जो की पॉइंट हमारा बनता है दैट इट हैपेंस ऑन द पार्ट ऑफ रीडर. ये रीडर के पार्ट से ये एरर होता है आपका. इसमें इमोशनल अफेक्ट्स को अप्लाई कर दिया जाता है टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन में, इसीलिए प्रॉब्लम आती है. अगर हमें वैसे नहीं पढ़ना है, अफेक्टिव फैलेसी को इग्नोर करने का क्या पैटर्न है, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू? तो यू कैन जज अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म, स्टाइल, मैटर. इन 3 बेसिस पे आप टेक्स्ट को जज कर सकते हो. इतने से देखिए आप कितने सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो गए. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये टर्म कॉइन किसने किया है?
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। ये टर्म WK, विमसेट एंड मोनरॉय C, बियर्ड्सले ने कॉइन किया है। दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय विमसेट एंड बियर्ड्सले। सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे किया है पब्लिश? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो इनका एसे है, एसे का नाम ही है अफेक्टिव फैलेसी। 1946 में आया था, उसमें इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। याद रहेगा अब इतना सा बात आपको? अब इसके बारे में आपको और क्या मालूम होना चाहिए? इसके बारे में, इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके साथ साथ, अफेक्टिव फैलेसी के साथ साथ इन्होंने एक और टर्म कॉइन किया था, इंटेंशनल फैलेसी। और ये जस्ट इसका अपोजिट है, अफेक्टिव फैलेसी का जस्ट अपोजिट है इंटेंशनल फैलेसी। अगर अफेक्टिव फैलेसी रीडर के एरर की बात कर रहा है तो इंटेंशनल फैलेसी राइटर के एरर की बात करता है। We'll come to this later, intentional fallacy. Before that, we need to learn, we need to see कि और अफेक्टिव फैलेसी को लेके बात क्या होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अगर अफेक्टिव फैलेसी का रिजल्ट क्या होता है, तो अफेक्टिव फैलेसी का रिजल्ट ये है कि द पोएम इटसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशली क्रिटिकल जजमेंट टेंड्स टू डिसअपियर। आपका जो पोएम है वो खुद ब खुद उसमें क्रिटिकल जजमेंट खत्म हो जाता है जब अफेक्टिव फैलेसी आना शुरू हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे रीडर अपना पर्सनल इमोशंस डाल रहा है, इसीलिए वहां से आपका क्रिटिकल जजमेंट जो है वो एंड हो जाता है। सो दैट क्रिटिसिज्म एंड्स इन इम्प्रेशनिज्म एंड रिलेटिविज्म। ये इसका रिजल्ट होता है कि अगर कोई टेक्स्ट को हम अफेक्टिव फैलेसी अगर अफेक्ट कर रहा है तो क्या होगा। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बनता है कि ये जो आपका अफेक्टिव फैलेसी टर्म है ये किसके अगेंस्ट आया था। तो ये I.A. रिचर्ड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे पास। I.A. रिचर्ड्स का व्यू ये था कि कोई अगर हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं तो उसका वैल्यू आप साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस से बता सकते हो। तो ये टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए, टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशंस के लिए बोलते हैं कि आपका साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट करता है, आपका साइकोलॉजी अफेक्ट करता है टेक्स्ट के लिए। ना अगर आप ये पॉइंट देखो तो ये सिमिलर है, वही बात हो गई ना कि इमोशनल, आपका इमोशंस अफेक्ट कर रहा है पोएम के इंटरप्रिटेशन को, ये तो वही बात हो गई। इसके अगेंस्ट आता है अफेक्टिव फैलेसी, और अफेक्टिव फैलेसी में विमसेट और बियर्ड्सले क्लियरली बोलते हैं कि नहीं, कोई भी चीज आपका टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन आपका डायरेक्ट होना चाहिए और वहां से वो लोग एक नया पर्सपेक्टिव इनिशिएट करते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है? ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म बोलता है इंस्टेड ऑफ describing the effects of a text, a critique focuses on the features, devices and form of the work by which such effects are achieved। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे समझने की। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ये कहता है कि आप एक टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके अफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके फीचर्स पे आप ध्यान दीजिए, उसके डिवाइसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसी के कारण वो टेक्स्ट बना है। इट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दोज लिटरेरी डिवाइसेस दैट इमोशन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड देयर।
तो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ये बात आपको बोलता है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंस कि अब ये तो आ गया आपका कि चलो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो हमें ये पता चल गया कि अफेक्टिव फैलेसी आई.ए. रिचर्ड्स के आइडियोलॉजी के रिएक्शन में आया था। अफेक्टिव फैलेसी को भी लोग रिजेक्ट करते हैं, कुछ क्रिटिक्स रिजेक्ट करते हैं, और इसके अगेंस्ट में, इसके रिएक्शन में आता है हमारे पास रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, जिसमें आपको रोल ऑफ रीडर एज वेल एज ऑथर दोनों की बात की जाती है। मोस्टली इट इज अबाउट रीडर, रोल ऑफ रीडर, कि हाउ अ रीडर प्लेज a very important role in the interpretation of the meaning, and how author lets the reader to interpret the text. There are certain gaps that author puts in a text. So reader response criticism जो है आपका, it came as an effect of, it came as an reaction for this particular term. Apart from these, ये term I hope बहुत easy है, सब कोई को समझ में आ गया है। Apart from this, what we need to learn is कि हमारे पास एक वर्क है, द वर्बल आइकॉन। ये वर्क 1954 में आया था, विंसेंट ने इसको पब्लिश किया है। ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये नेट में मल्टीपल टाइम्स मैच द फॉलोइंग में, पब्लिकेशन डेट में किसने लिखा है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बियर्डस्ले का हमारे पास एक वर्क है, एस्थेटिक्स प्रॉब्लम्स इन philosophy of criticism, 1958 का बियर्डस्ले का वर्क है ये। आई होप आपको ये टर्म अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है, क्योंकि वो जस्ट इसका अपोजिट है। इस पे एक नया वीडियो हम ऑब्वियसली क्रिएट करेंगे, क्योंकि इट इज अ सेपरेट टर्म। इट इज रिलेटेड टू अफेक्टिव फैलेसी, बट दो आई कंसिडर इट एज अ सेपरेट टर्म। आप अभी बस इतना समझो कि इंटेंशनल फैलेसी जो है, इट इज द मिस्टेक ऑफ जजिंग अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग ऑफ पर्पस। रीडर यहाँ पे ऑथर के थॉट को, ऑथर के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करके एरर करता है यहाँ पे। दैट इज इंटेंशनल फैलेसी। एंड अफेक्टिव फैलेसी इन्वॉल्व्स जजिंग अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन इट्स इमोशनल अफेक्ट ऑन द रीडर। हम टेक्स्ट को रीडर के इमोशंस के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज अफेक्टिव फैलेसी। इसके इम्पैक्ट में हमारे पास कुछ मूवमेंट्स आते हैं बाद में, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि टेक्स्ट पे फोकस करता है, ऑब्वियसली न्यू क्रिटिसिज्म, और विंसेंट और बियर्डस्ले का भी आइडिया टेक्स्ट पे ही फोकस करने की बात कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए बनता है। ये इतना इजी सा सिंपल सा टर्म जो है, नेट बार बार आपसे घुमा फिरा के कंफ्यूज कर करके आपसे पूछता है। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विथ माई सेशन। कीप इंटैक्ट विद अस।